blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price. Of course, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखा, ये वीडियो क्लिप वायरल हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपने भी अब तक देख लिया होगा, जिसमें एक बड़े न्यूज़ नेटवर्क पर बाकायदा नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कंगना रनावत जो कि कह रही हैं कि हमें आज़ादी 1947 में नहीं मिली, तब जो मिली थी वो भीख मिली थी, 2014 में हमें आज़ादी मिली। वो साफ तौर पर ये बात कह रही हैं। जाहिर है लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि हमारा जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम था, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन लोगों ने संघर्ष किया, कुर्बानियाँ दी, जेल में सालों काटे, अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने परिवारों को बिखरते हुए देखा, सब कुछ सहकर कितने सालों तक कुर्बानी देकर जिस आज़ादी को खून पसीने से हासिल किया, उसका भद्दा मजाक उड़ा रही है ये अदाकारा। वो अदाकारा जिनको कि अभी अभी पद्मश्री अवार्ड मिला है। पद्मश्री अवार्ड यानी कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए। यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर किस योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है, या फिर यह एहसान है जो चुका रही हैं वो सरकार पर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सरकारें तय करती हैं कि किसको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस बात की वकालत नहीं की जा सकती कि कंगना रनावत अपनी बात कहें न कहें, उन्हें मंच मिले या न मिले, लेकिन ये ज़रूर कहा जाना चाहिए कि एक व्यक्ति जो कि एक अदाकार है, एक व्यक्ति जो वो काम करता है वो पब्लिक है, पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, जो भी वो कुछ कहता है उसके शब्दों को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। मैं ये मानती हूँ कि जब कंगना रनावत ने ये बात कही कि हमें आज़ादी 1947 में नहीं 2014 के बाद मिली, कंगना रनावत की इस बयान के बाद वहां ताली बजाने वाले लोग, मुझे समस्या इस बात से कम है कि कंगना रनावत ने क्या कहा, मुझे समस्या इस बात से ज्यादा है कि उनके कितने समर्थक हैं। क्योंकि कंगना एक व्यक्ति हो सकती हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो ये बताते हैं कि इसी तरह का भारत जिसे हम न्यू इंडिया कहते हैं, एक ऐसा भारत जो कि एक नई परिभाषा गढ़ रहा है, एक ऐसा भारत जो कि सेक्युलर भारत नहीं है, जो संवैधानिक भारत नहीं है, जो बराबरी की बात नहीं करता, जो हिंदुत्व की बात करता है, यानी कि एक धर्म का प्रभुत्व होगा बाकी धर्मों के ऊपर। और साफ तौर पर यह सरकार भी उसी की वकालत करती है। खुद नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि वो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू में ये बात कही। तो कंगना रनावत जो कह रही हैं वो सब कुछ सोच समझ कर कह रही हैं। मैं यहाँ कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि जिस नए भारत को बनाने की कोशिश हो रही है, जिस हमारा जो मौजूदा जो लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसके ऊपर सीधा ये आक्षेप है, ये हमला है उस व्यक्ति के जरिए जिसको एक हिंदुत्व के हीरो के तौर पर पेश किया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा कंगना रनावत अलग अलग तरह के विवादित बयान देती रही। ट्विटर पर उन्होंने यहां तक कह दिया, जब पश्चिम बंगाल में हिंसा की बात आ रही थी उसमें उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, शो योर विराट रूप फ्रॉम द अर्ली 2000s, यानी वो 2002 के दंगे का जिक्र कर रही थी। उन्होंने ये कहा कि अब हद हो चुकी है, आप अपना वो विराट रूप दिखाइए। 2002 का जिक्र कर रही थी वो, फ्रॉम द अर्ली 2000s। और इसी बात को लेकर ट्विटर ने उनका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया था। यहाँ मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि ट्विटर कोई भगवान है, या ट्विटर जो है वो भारतीय राजनीति या भारतीय संविधान या भारतीय लोकतंत्र को चलाएगा, लेकिन ट्विटर की जो अपनी पॉलिसी है, खासकर जो हेटफुल कंडक्ट, जो उनका ऑफिशियल बयान था उसके तहत उन्होंने कहा कि वायलेशन हुआ है हेटफुल कंडक्ट पॉलिसी का और अब्यूसिव बिहेवियर का। ये कहना था ट्विटर का, जब उन्होंने कंगना रनावत को बार बार उन्होंने वार्निंग दी और उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया। कंगना रनावत वो शख्स हैं जिनको मैं ये कह रही हूं कि 2014 में वो कह रही हैं असली आज़ादी मिली, 1947 में हमें भीख मिली थी। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ उनसे कि 2021 में जो उन्हें मिला है वो क्या है, वो किस एवज में उन्हें ये चीज़ मिली है। ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जिन हिंदुत्व के हीरोज़ को बनाने की कोशिश हो रही है, जिस बेहद नफरत करने वाले एक ऐसे भारत की परिकल्पना, जो भारत हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, हमारे राष्ट्र निर्माता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना आज़ाद और इस तरह के बहुत सारे लोग, और ख़ासकर अफसोस और दुख की बात यह है कि आज वो दिन है नेशनल एजुकेशन डे,
यानी भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है आज। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। तो उस दिन जबकि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ऐसे वक्त पर इस तरह का बयान जो सीधे तौर पर वो ये कह रही थी इसी इंटरव्यू में कि वो बहुत पढ़ती लिखती हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ती हैं, जो पढ़ने लिखने का जिक्र कर रही हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ती हैं और सोशल मीडिया पे इसी तरह की पोस्ट लिखती हैं। लेकिन वो जो रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, जो नुमाइंदगी कर रही हैं, वो उस भारत, वो एक रेडिकलाइज जो हिस्सा है इंडियन सोसाइटी का, जो 2014 के बाद हमें देखने को मिला है, जो बहुत नफरती है, जो विभाजनकारी है, जो एक ही तरह के समुदाय के प्रभुत्व की लगातार बात करता है, जो संविधान विरोधी है, जो लोकतंत्र विरोधी है। और मुझे इस बात की पूरी आशंका है कि वहाँ जो लोग ताली बजा रहे थे, उस मंच पे नीचे जो ऑडियंस में लोग बैठे हुए थे, वो उसी न्यू इंडिया का हिस्सा हैं जिसके ये हीरोज तैयार किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बार बार जो मौजूदा हमारी सरकार है वो भी इसी तरह के लोगों को बार बार सम्मानित कर क्योंकि आप देखिए कि ये नेशनल ऑनर है, राष्ट्रीय ये एक सम्मान का जो ये पद्मा जो अवार्ड्स हैं दिए जा रहे हैं, उनको इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि बार बार ऐसे लोगों को हाईलाइट करके उन्हें हीरोज़ के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि जब उनको ये अवार्ड मिला तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। आज पहली बार लाइफ में मुझे एक नागरिक होने के नाते, एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, इस देश से, इस गवर्नमेंट से, और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटी उम्र में तो काफी लंबे समय तक मुझे सफलता नहीं मिली। 8-10 सालों बाद जब मुझे सफलता मिली तो मैंने उस सफलता का मजा न लेते हुए जिन चीजों पे काम करना शुरू किया, कई तरह के जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं उनको मना किया, उनका बहिष्कार किया, आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने से मना कर दिया, बहुत सारा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियां, फिर चाहे वो जिहादी हो या खालिस्तानी हो या दुश्मन देश हो, उनके खिलाफ आवाज उठाई। और ना जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप पे जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। तो ये व्यक्ति जो ये कह रहा है उसको चौथा यानी 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है भारतीय गणतंत्र का। भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद पद्मश्री की बारी आती है। चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। वो ये कह रही हैं कि वो नक्सलियों और जिहादियों का मुंह बंद करेगी। आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति जिसके मुंह से सिर्फ जब वो मुंह खोलता है तो सिर्फ जहर निकलता है, सिर्फ नफरती बाण निकलते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जाहिरा तौर पर जब वो ये कहने की कोशिश करे भारत सरकार सम्मानित कर रही है, तो क्या ये सवाल ना पूछा जाए कि ये नफरत का सम्मान है, ये उस विभाजनकारी राजनीति का सम्मान है जिसका प्रतिनिधित्व करती हैं कंगना रनावत। अभी आप ये देखिए कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिहादियों, खालिस्तानियों के मुंह बंद करेगा ये अवार्ड, यानी किस तरह से उन्होंने इस सम्मान को भी क्यों उन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट किया। और फिर उसके बाद इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा कि 2014 के बाद आज़ादी मिली, इससे पहले भी ट्विटर पर जिस तरह से भारत के किसानों, भारत के मजदूरों, भारत के मुसलमानों और भारत में जो हमारी आज़ादी की पूरी जो लेगेसी है, जो इतिहास है, उसको जिस तरह से लगातार अपमानित करने का जो वो काम कर रही हैं, मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि ये सोची समझी साजिश है इस तरह के लोगों को सामने मैदान में लाकर, जो कि एक पब्लिक फिगर हैं जिनको सुनने के लिए हजारों लाखों लोग आएंगे। एक तरह का एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जहां वैध करार दिया जाए, लेजिटिमाइज किया जाए इस तरह के विचारों को, इस तरह के ओपिनियंस को जो कि नफरत भरे हों, जो विभाजनकारी हों, जहां पर जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो पूरी विरासत है। यानी ये भी कहा कंगना रनावत ने कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स का एक्सटेंशन है कांग्रेस।
बिना इस बात का ध्यान दिए, या हो सकता है इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा हो कि कांग्रेस का मतलब ये नहीं है कि हम 2021 की जो कांग्रेस पार्टी है हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन ये भी याद रखिए कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो भारत का जो आज़ादी की लड़ाई थी उस आंदोलन से उपजी हुई पार्टी। इसी पार्टी के सदस्य थे महात्मा गांधी, इसी पार्टी के सदस्य थे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इसी पार्टी की जब सरकार बनी उसमें देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें वो संविधान दिया जो दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक है, और इसीलिए हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। तो जब कंगना इस तरह के बयान दे रही हैं कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली, सोच समझ के वो इस बात को कह रही हैं कि वो ह्यूमिलिएट करना चाहती हैं, एक तरह से अपमानित करना चाहती हैं जो हमारे नेशन बिल्डर्स, जो हमारे राष्ट्र निर्माता रहे उनको। इसके अलावा हमारे आज़ादी के पूरे जो संग्राम था, जो हमारा संघर्ष था, आज़ादी की लड़ाई थी जिसको हज़ारों लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद हमने हासिल किया। इसके अलावा वो नए भारत का वो चेहरा बनाकर उन्हें पेश किया जा रहा है, वो खुद अपने को पेश कर रही हैं जो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है और भारत की जो एक मिली जुली संस्कृति है उसका विरोध करती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।